इस मुलाकात का ना तो कोई औपचारिक कार्यक्रम था, ना कोई अनौपचारिक सुगबुगाहट, लेकिन समय की मांग भी एक बड़ी शय है, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल, थाईलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। कुछ ही दिनों पहले हमने मोहम्मद यूनुस को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हुए देखा था और चीन में जाकर के भारत से जुड़ी एक विवादित टिप्पणी करते हुए भी सुना। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड बता दिया था और बांग्लादेश को समुद्र का इकलौता दरबान। अब इसी समुद्र के इर्द गिर्द बसे देशों के एक संगठन बिम्स्टेक में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, पद की पूर्वाधिकारी शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी कर दी। तो आज के शो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात में क्या हुआ, ये बिम्स्टेक क्या है और ये समिट भारत के लिए मौजूदा समय में क्यों जरूरी है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। तो पहले जानते हैं कि ये बिम्स्टेक क्या चीज है। जरा सोचिए कि आपके गांव में एक मशहूर हलवाई है, रामलाल हलवाई। उनकी जलेबी, उनका समोसा, उनका लड्डू बहुत दूर दूर तक मशहूर है, लेकिन ये दुकान अकेले दम पर तो चलती नहीं है। आटा गूंदने वाला अलग होता है, कढ़ाई संभालने वाला अलग होता है, मिठाई तौलने का काम कोई और करता है, पैसे कोई और लेता है। अगर ये सब लोग एक साथ ना हो तो ये दुकान ठप हो जाएगी। बिल्कुल यही मामला कुछ देशों का भी है। ये कोई भी अकेले तरक्की नहीं कर सकता। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मिलजुल करके काम करना है। इसलिए भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इन देशों ने मिलकर के एक हलवाई की दुकान बनाई, समझ लीजिए सिर्फ फ्रेज के तौर पर, जिसको नाम दिया बिम्स्टेक। इसमें हर देश को एक जिम्मेदारी दी गई ताकि दुकान यानी वो इलाका तरक्की करे और सबका ही उसमें फायदा हो, एक मिलजुल कर मिठाई तैयार की जा सके। जिस तरह जब दुकान बड़ी हो जाती है तो कभी कभी सब मालिक मिलकर के बैठक करते हैं कि भाई कौन कितनी मलाई खा रहा है, कौन कितनी चीनी डाल रहा है, कौन पानी कितना मिला रहा है आटे में, कौन बेईमानी तो नहीं कर रहा। यही काम बिम्स्टेक की बैठक में भी होता है, एक रिव्यू होता है। नेता मिलकर के तय करते हैं कि अगले साल कौन कौन से प्रोजेक्ट हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, व्यापार कैसे बढ़ेगा, आतंकवाद से कैसे निपटा जाएगा और आपसी रिश्ते कैसे सुधरेंगे। तो प्रधानमंत्री इसीलिए थाईलैंड पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये बिम्स्टेक नाम पड़ा कैसे? 6 जून 1997 को 4 देशों ने मिलकर के एक डिक्लेरेशन साइन किया। इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन के तहत ही बिम्स्टेक की स्थापना हुई। तब इसका नाम पड़ा बिस्टेक। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और ईसी से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दिसंबर 1997 में इसमें एम से म्यांमार जुड़ गया, तो फिर वो बिम्स्टेक हो गया। 2004 में नेपाल, भूटान भी आ गए, तो कुल 7 देश हो गए और तब इन अक्षरों के मानी बदल गए। बिम्स्टेक हो गया द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम जितना लंबा चौड़ा और जितना भारी है, असल मकसद उतना ही सीधा और स्पष्ट है। सबको मिलजुल कर तरक्की की राह बनानी है। इसके नाम में बे ऑफ बंगाल का जिक्र है, तो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द वाले देश इसके सदस्य हैं। नेपाल और भूटान जैसे देश लैंड लॉक्ड हैं, उन्हें भी इस संगठन से बंगाल की खाड़ी का एक्सेस मिलता है और इस तरह से ये उनके लिए भी फायदेमंद है। बिम्स्टेक का दफ्तर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और बारी बारी से सारे मेंबर देश बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनते हैं। पिछली मीटिंग की अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी। फिलहाल अध्यक्ष है थाईलैंड, जहां हो रही बैठक में प्रधानमंत्री पहुंचे। ये मामला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, ABCD के हिसाब से। जिसका नाम पहले आता है वो पहले अध्यक्ष बन जाता है। और जैसे किसी हलवाई की दुकान में काम बटा होता है, अगर सब अपने अपने हिस्से का काम अच्छे से करें तो दुकान खूब चलती है। इसी तरह बिम्स्टेक में अलग अलग सेक्टर्स की जिम्मेदारी बांटी गई है, अलग अलग पोर्टफोलियो हैं ये कह लीजिए। भारत को आतंकवाद, डिजास्टर मैनेजमेंट और ऊर्जा से जुड़े मामले संभालने का जिम्मा मिला है। बांग्लादेश को क्या मिला है? ब्लू इकोनॉमी का काम, यानी समुद्र से जुड़े व्यापार का। नेपाल को गरीबी हटाने का और टूरिज्म का। श्रीलंका को तकनीकी विकास और स्वास्थ्य का। और ऐसे ही बाकी देशों को भी अलग अलग काम दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि भारत के लिए बिम्स्टेक कितना खास है और भारत ने इस पर तवज्जो देना क्यों शुरू किया। एक अंग्रेजी कहावत है, अ बेंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड अनलेस यू फेल टू मेक द टर्न। यानी रास्ते में कोई अचानक मोड़ आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया, बशर्ते आपको सही समय पर मुड़ना आना चाहिए। भारत के साथ भी सारा खेल ऐसा ही था, दिशाओं का मामला था। भारत के लिए एक तरफ पश्चिम था और एक तरफ पूरब, और जो ग्रोथ हमें चाहिए थी उसके लिए ज़रूरी है व्यापार।
व्यापार दुनिया भर में हो सकता है, लेकिन सुभीता रहता है जब आपके पड़ोसियों के साथ आपका तगड़ा लेन देन हो। पश्चिम में भारत के पास ऑप्शन की कमी है, पाकिस्तान के साथ व्यापार में दिक्कतें हैं और हमारे लोग और सामान पाकिस्तान के रास्ते उस तरफ से आगे भी नहीं जा सकते। हमारी जो सीमा अफगानिस्तान से लगती है उस इलाके पर भी पाकिस्तान का कब्जा है। चीन से लगी सीमा पर व्यापार होता है, मगर चीन से तो हमारा मुकाबला ही है, कंपटीशन है। लेकिन पूरब में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जितने देशों से हमारी सीमा लगती है सभी से दोस्ती थी, लेकिन हमने इस तरफ ध्यान बड़ी देर से दिया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के ज़माने से लुक ईस्ट की बात होने लगी, लेकिन ज़्यादा बात नहीं बनी। 1997 में बिम्स्टेक के आने के बाद भी मामला ठंडा ही रहा। 1985 में बने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क से भारत को बहुत उम्मीदें थी। लगा कि ये भी यूरोपियन यूनियन की तरह होगा, लोग व्यापार और पैसा बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश कर सकेंगे, जा सकेंगे, सड़कें रेल पटरियां बिछेंगी। लेकिन ऐसी सारी कोशिशों का पाकिस्तान हमेशा खुल करके विरोध करता रहा। लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे बैठ के होती रहीं और कुछ कुछ फायदे भी इसके मिलते रहे। लेकिन फिर 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ और उसके बाद 2016 वाले सार्क समिट में भारत समेत कई देशों ने भाग लेने से मना कर दिया। समिट सस्पेंड हो गया। ये एक तरह से सार्क के ताबूत में कील थी, आखिरी न सही लेकिन बेहद परेशान करने वाली। भारत के तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर ने 2016 में ही कह दिया था कि पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से दक्षिण एशिया और पड़ोस के देश बिम्स्टेक की तरफ मुड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान को चेतावनी थी और बाकी देशों को इशारा। इसलिए भारत ने सार्क विदाउट पाकिस्तान की बात करनी शुरू की। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उनके आने के बाद लुक ईस्ट के अगले चरण को एक्ट ईस्ट के रूप में मोड़ा गया, उसको उस तरह से स्वरूप दिया गया जिसमें भारत के पूरब के पड़ोसियों के साथ जमीनी स्तर पर तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। बिम्स्टेक सफल हुआ तो भारत के पूर्वोत्तर में भी रौनक हो जाएगी। इसी बहाने हम इलाके में चीन को टक्कर दे पाएंगे। आपने बिम्स्टेक का इतिहास समझा, इसकी अहमियत समझी, लेकिन इस बार की समिट क्यों खास है? सबसे पहली बात तो यह है कि यह समिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के तुरंत बाद हो रही है। उन्होंने भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों पर टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप अमेरिका के व्यापारिक दरवाजे बंद करते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी, संरक्षणवाद की पॉलिसी अपना रहे हैं। उन्होंने तो कांगो और सीरिया जैसे देशों पर भी टैरिफ लगा दिए। कांगो में अभी भी गृहयुद्ध चल रहा है और सीरिया अभी भी 13 साल चले गृहयुद्ध से अभी उबर ही रहा है। उन्होंने भूकंप प्रभावित म्यांमार पर 44% टैरिफ लगाए। यानी ट्रंप का कहना है कि अब हम बस अपना ही दामन देखेंगे, अपना ही घर देखेंगे, बाकी दुनिया चाहे जिस तरफ जाए। ऐसे में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में देशों को अपने पड़ोसियों के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने का दबाव है। जाहिर है कि यह और बढ़ेगा और क्षेत्रीय संगठन मजबूत होने की कोशिशें और प्रबल होंगी और तेजी से होंगी। 3 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक के मंत्री स्तर की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसी से मिलती जुलती एक बात कही। उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि दुनिया अब सेल्फ हेल्प के दौर की ओर बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र को अपनी मदद खुद करनी होगी, चाहे वो खाना, पानी, ईंधन, उर्वरक, वैक्सीन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, जिस भी चीज़ की बात हो। इस समिट के खास होने की दूसरी वजह यह है कि इस वक्त भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को और बेहतर करने में भी इससे मदद मिलेगी। बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है। तीसरी वजह, इस इलाके में चीन भी अपने पांव पसार रहा है। आर्थिक तौर पर दक्षिण एशियाई देशों के साथ अलग अलग सौदे कर रहा है। उसकी इस कोशिश में भूटान और भारत के अलावा सभी देश शामिल हैं। बिम्स्टेक की मदद से भारत चीन को काउंटर कर सकता है। हमने जानकार से भी समिट की अहमियत पर सवाल पूछा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसके साथ साथ एक अग्रीमेंट भी साइन हुई है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए, जो बे ऑफ बंगाल कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा बे ऑफ बंगाल कनेक्टिविटी में इतना इम्पोर्टेंट है पर उतना कुछ खास कनेक्टिविटी है नहीं आपसी देशों में। तो इसीलिए ये रीजनल, पहली बार कोई रीजनल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट लिया गया है और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हमारा जो नेबरहुड है वहाँ पे थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हो रहा है इंडिया के लिए, जहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस उतना कुछ खास नहीं चल रहा है हमारा बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इसको नज़र रखते हुए हम देखेंगे कि बिम्स्टेक इंडिया को बहुत एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है, सारे मेंबर स्टेट्स को यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम जो इश्यूज हमको कॉमनली अफेक्ट करता है
जो थ्रेट्स हमको कॉमनली अफेक्ट करता है, जो अपॉर्चुनिटीज हम कॉमनली कल्टिवेट कर सकते हैं, इस पे साथ पे काम करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के 28 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 5 समिट हुए हैं। पिछली 2022 में वर्चुअल फॉर्म में हुई थी पिछली समिट, इस बार 6ठी समिट चल रही है। 2018 के बाद ये बिम्स्टेक देशों की पहली फिजिकल मीटिंग है। क्या बिम्स्टेक अपने मकसद को हासिल कर पाने में कामयाब रहा है? और अगर हम इसको सार्क के विकल्प के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर देखें तो ये कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, सार्क से कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितनी भी पुरानी हो, उसका तभी अहमियत बढ़ता है जब उसका पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल क्लाइमेट ठीक होता है। तो अभी बिम्स्टेक का पॉलिटिकल क्लाइमेट बहुत सही है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत है। अभी तभी सारे देश आके बे ऑफ बंगाल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बे लिटरल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी पॉलिटिकल क्लाइमेट के हिसाब से बिम्स्टेक बहुत सही है, और ये इस बिम्स्टेक में रिफ्लेक्ट भी करता है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार सब लीडर्स कई सालों से बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चालू रहे, ठीक रहे। और ये इसमें इंडिया जो सेक्टर लीड करता है सिक्योरिटी, इसमें भी कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि टेररिज्म में, काउंटर टेररिज्म में, और बिम्स्टेक का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज अभी होता है, पहले कभी नहीं होता था। तो ऐसे देखा जाए तो अभी पॉलिटिकल विल बहुत है बिम्स्टेक में। देश चाह रहे हैं कि जो मेंबर स्टेट्स है वो चाह रहे हैं कि एक साथ आए, एक साथ काम करें बिम्स्टेक में। पर अभी भी क्योंकि निजी समस्या है अब आपसी देशों में, तो फुल पॉलिटिकल कमिटमेंट अभी तक तो दिख नहीं रहा है। अगर होगा तो बहुत बढ़िया है, पर अभी पॉलिटिकल मोमेंट बहुत सही है बिम्स्टेक के लिए। अब इस समिट में क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। पहला, 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की प्रधानमंत्री पी शिनवात्रा से मुलाकात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड की भूमिका पर रोशनी डाली और मुख्य तौर पर दोनों के बीच व्यापारिक साझेदारी पर बात हुई। दूसरा, 4 अप्रैल को मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। इससे पहले 3 अप्रैल को बिम्स्टेक लीडर्स के डिनर में भी दोनों नेता साथ दिखे थे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भी रही थी। 4 अप्रैल वाली मुलाकात के बारे में मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। भारत में शेख हसीना का जो भाषण हुआ उसका भी जिक्र किया। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों पर बात हुई। इसके अलावा सीमा पर हत्या, गंगा जल संधि और तीस्ता जल बंटवारे पर भी दोनों नेताओं की बातचीत हुई। आलम ने कहा कि ये मीटिंग काफ़ी रचनात्मक रही। दूसरी तरफ ANI के सूत्रों के मुताबिक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार इन मामलों की जांच करेगी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी। मुलाकात के दौरान यूनुस ने PM मोदी को एक तस्वीर भेंट की। ये फोटो 3 जनवरी 2015 की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनुस को स्वर्ण पदक दे रहे हैं। यूनुस तब 102वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भारत आए थे। हमने जानकार से पूछा कि ये मुलाकात कितनी अहम रही और क्या भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण वाली मांग को तरजीह देगा। ये जो मीटिंग हुआ है बिम्स्टेक के साइडलाइन में, ये यही सिग्निफाई करता है कि एक जो डिप्लोमेटिक था हम लोग सेंस कर रहे थे कि हो सकता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, शायद कुछ हद तक दोनों देशों की कोशिश यही है कि वो हो जाए। पर इसके लिए बांग्लादेश को स्पेशली अपनी एक्शंस और अपनी वर्ड्स को सिमिलर रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं रिसेंट पास्ट में कि कई डोमेस्टिक कियोस होता है तो इंडिया को ब्लेम दिया जाता है बहुत सी चीजों के लिए। तो अगर आप एक तरह बोलेंगे और एक तरह करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यही गैप रह गया है इंडिया बांग्लादेश एंगेजमेंट में। अगर इसको हम ब्रिज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। रहा कि शेख हसीना की बात, बांग्लादेश ने एक रिक्वेस्ट जरूर किया था एक्स्ट्राडिशन के लिए, पर एक्स्ट्राडिशन एक लीगल प्रोसेस है, उसके कई सारे नियम कानून होते हैं और ऐसा कुछ प्रोसीडिंग्स अभी तक इनिशिएट नहीं किया गया है बांग्लादेश की तरफ। तो हम रेस्पॉन्ड करें भी तो कैसे? अभी जब पहले लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा तभी ना इंडिया कुछ रिस्पॉन्स कर पाएगी। तो अभी वैसा कुछ तो इनिशिएट नहीं किया गया है। तो अभी देखेंगे कैसा चलता है, दोनों देशों के बीच में क्या नेगोशिएशंस होते हैं इसके बारे में। तीसरी मुलाकात म्यांमार की मिलिट्री हुंटा के चीफ जनरल मिंग ऑंग लाइंग से हुई। म्यांमार में पिछले 4 साल से सिविल वॉर चल रही है, आप जानते हैं। इससे इतर भारत ने भूकंप राहत के लिए भी म्यांमार को मदद भेजी है।
बिम्स्टेक समिट के बाद 4 अप्रैल को ही पीएम मोदी श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के पद ग्रहण करने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला श्रीलंका दौरा होगा। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुख करते हैं सुर्खियों का। मुझे माफ कर दो, मैं खुद निराश हूं कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। साउथ कोरिया की जनता से माफी मांग रहे हैं राष्ट्रपति यून सुक योल, क्योंकि 4 अप्रैल को 8 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यून को राष्ट्रपति पद से हटा दिया। वजह 3 दिसंबर को यून ने अचानक पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी इमरजेंसी लगा दी। फिर विरोध के बाद 6 घंटे में इसे निरस्त कर दिया। उस दिन के बाद से ही यून की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साउथ कोरिया की पॉलिटिकल पार्टीज ने 6 दिसंबर को आपातकालीन बैठकें की। इसमें सांसदों ने यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई। ये प्रस्ताव 7 दिसंबर को संसद में पेश किया गया। हालांकि इसमें उन्हें सत्ता नहीं गंवानी पड़ी, क्योंकि महाभियोग को पास कराने के लिए 2/3 सांसदों के साथ की जरूरत होती है, जो नहीं मिला, तो उनकी सरकार बच गई। 14 दिसंबर को राष्ट्रपति यून के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इस बार ये संसद से पास हो गया और राष्ट्रपति की सभी शक्तियां निरस्त कर दी गई। प्रधानमंत्री हान डक सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। यून को पद से हटाने के लिए उनका केस साउथ कोरिया की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास भी भेजा गया। कोर्ट को 60 दिनों के अंदर यून के दोषी या निर्दोष होने का फैसला सुनाना था। अब 8 जजों की बेंच ने 6-2 से फैसला देकर के यून के 4 महीने के कार्यकाल पर फुल स्टॉप लगा दिया है। कहा है कि यून का मार्शल लॉ लगाना संविधान के खिलाफ था। खबरों के मुताबिक यून के हटने के 2 महीनों के भीतर साउथ कोरिया में चुनाव हो जाएंगे। ये चुनाव जून के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। दूसरी सुर्खी, अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इसमें अमेरिकी सरकार से जुड़े एक नए नियम का जिक्र है। इसके तहत चीन में कार्यरत अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों पर किसी चीनी नागरिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर रोक लगाई गई है। इसे जनवरी 2025 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स ने लगाया था। होने को ऐसा एक नियम पहले भी था, लेकिन इतना सख्त नहीं था। पहले सिर्फ कुछ खास कर्मचारियों को मनाही थी, जैसे दूतावास में काम करने वाले गार्ड्स पर। लेकिन नया नियम पहले तो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, फिर उनके रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा जाएगा, और उसके बाद वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसके जद में आएंगे जिन्हें अमेरिकी सरकार से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली हुई है। सिक्योरिटी क्लियरेंस यानी अमेरिकी सरकार से जुड़े दफ्तरों की संवेदनशील जानकारी का एक्सेस। ये कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिन्हें अमेरिकी सरकार से जुड़े संस्थान प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करते हैं, और उनका काम ही ऐसा होता है कि संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुंच हो जाती है। एपी के रिपोर्ट के मुताबिक इस नियम का पालन न करने वाले शख्स को अपने चीनी साथी से संबंध तोड़ना होगा या फिर अपना पद छोड़ना होगा। दोनों ही सूरत में शख्स को फौरन चीन से निकालने का आदेश भी दिया जाएगा। इतने सख्त रूप में ऐसी पॉलिसी कोल्ड वॉर के बाद से सुनने में नहीं आई थी। कोल्ड वॉर के दौरान भी ऐसी एक पॉलिसी हुआ करती थी, उसका नाम था, उसको कहते थे नॉन फ्रेटरनाइजेशन या संबंध विरोधी पॉलिसी। इसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने 1987 में किया था, वो भी सोवियत यूनियन और चीन के खिलाफ। उस वक्त हनी ट्रैप की कई खबरें आम थी, जिनमें वहां के खुफिया विभाग ने अमेरिकी कर्मचारियों को फंसाकर उनसे सेंसिटिव जानकारी निकलवा ली। फिर 1991 में यूएसएसआर टूटा तो ये पॉलिसी भी खत्म हो गई। लेकिन चीन ने मौजूदा समय में भी ऐसी ही एक पॉलिसी अपनाई हुई है जो सभी देशों पर लागू होती है। मतलब किसी भी देश में कार्यरत चीनी कर्मचारियों को स्थानीय लोगों से शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत नहीं है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।